ढोलक की थाप पर सब लोग नाच रहे थे। घर में नई नवेली बहू नेहा आ चुकी थी। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। सब लोग बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और बधाइयाँ गा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नई नई सास बनी विमला जी को अपनी सलाह देने से पीछे नहीं हट रहे थे। अरे जीजी, बहू को रखना कोई मामूली बात है क्या? मतलब बहू को रखना भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। जैसे भैंस खुली रह गई तो वो इधर उधर हो जाती है, वैसे ही बहू है, छूट मिली नहीं कि सिर पर चढ़ जाती है। मामी जी अपनी ननंद विमला जी को समझा रही थी। अब ननंद तो गांव की सीधी सादी औरत, जबकि बहू आई शहर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा। पता नहीं गांव के लोगों को शहर से आई हुई बहू ऐसी लगती है जैसे किसी दूसरे ग्रह से आई हो। इसलिए गांव के लोग को अपने आप ही विमला जी से हमदर्दी हो गई और जो आता वह वही समझाइश देकर चला जाता। अरे विमला, थोड़ा संभल कर रहना, शहर की लड़की है, कहीं ऐसा ना हो सिर पर चढ़कर तांडव करे। इसलिए जितना दबाकर रखोगी उतना ही अच्छा है। और विमला जी उन लोगों की बातों में आकर खुद को बेचारी समझने लगती। अपने बेटे को संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि शहरी बहू बेटे को लेकर फुर हो जाए और तू हाथ मलती रह जाए। विमला जी ने भी लोगों की बातों में आकर इन कुछ दिनों में खुद को बेचारी और बहू को अत्याचारी सोचकर कई दिवस सपने भी देख लिए। कुछ दिन तो रीति रिवाज और एक दूसरे को समझने समझाने में ही लग गए। कुछ दिनों के बाद बेटा बहू के शहर जाने का वक्त आया। तब विमला जी ने अपने बेटे सूरज को समझाने लगी, बेटा, बहू पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए और अपनी मनमानी करने लग जाए। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी समझदार है, कोई बच्ची तो है नहीं जो हाथ से निकल जाएगी। हाँ, तू बस मेरा मजाक बना। बेटा, गांव के सभी बुजुर्ग कहते हैं कि बहू को रखना भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो तो हाथ मलता रह जाए। और पैसे टके के मामले में भी अभी उसे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं 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 है, क्या पता हाथ में बरकत है या नहीं। क्या माँ, कितनी बार समझाया है तुम्हें? इन गांव के फालतू औरतों के साथ मत बैठा करो, बेवजह की बुद्धि देकर चली जाती हैं और कुछ नहीं। हाँ, अब तो शहर की बीवी आ गई है तेरी, तो अब तुझे गांव की सारी औरतें फालतू और गंवार ही लगेंगी। कहीं ऐसा ना हो एक दिन माँ भी गंवार लगने लगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो कोई नहीं, ध्यान रखूंगा, कहकर सूरज ने बात को वहीं खत्म कर दिया और अपनी पत्नी नेहा को लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। पर शहर आने के बाद भी विमला जी को चैन नहीं आया था। आए दिन फोन करके सारे हालचाल तो पूछती ही पूछती, साथ में 10 सलाह भी देती। नेहा की हर हरकत पर पूरा ध्यान रखती, वो कब क्या करती है, हर चीज़ के बारे में सूरज से ज़रूर पूछती। अब कोई इंसान बार बार एक ही बात को बोलता रहे तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। सूरज भी धीरे धीरे अपनी माँ का समर्थन करने लगा। सूरज किसी न किसी बात को लेकर नेहा को टोक देता तो दोनों में लड़ाई झगड़े और हो जाते। धीरे धीरे दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। अब तो आए दिन के किस्से हो गए थे। एक बार तो सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो गया कि नेहा ने अपनी पसंद की सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी। बस विमला जी ने इस बात को तिल का ताड़ बनाया और सूरज ने बिना बुद्धि के अपनी माँ की बात पर अमल किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नेहा परेशान होकर अपने मायके जाकर बैठ गई। जब यह बात सूरज ने अपनी माँ विमला जी को बताई तो विमला जी ने बात को संभालने की जगह उसे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। अरे, अपने आप गई है तो अपने आप आ भी जाएगी। अगर तू आगे होकर उसे लेकर आएगा तो तेरे सिर चढ़कर नाचेगी। एक बार झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अपनी माँ विमला जी की बातों में आकर यहाँ सूरज झुकने को तैयार नहीं हो रहा था। उधर अपने स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ते देख नेहा झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर क्यों झुके, गलत थोड़ी न थी। उस समय विमला जी को सिर्फ खुद का बेटा दिख रहा था, नारित्व तो कहीं गायब हो चुका था। उन्होंने भी बेटा बहू में सुलह कराने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि एक औरत दूसरी औरत के खिलाफ खड़ी हो गई। आखिर मामला तलाक तक पहुंच गया और दोनों की सहमति के साथ ये किस्सा तलाक पर जाकर खत्म हुआ। विमला जी आज बेचारी बनी हुई थी। लोग अभी भी सलाह दे रहे थे, थोड़ा सब्र कर लेते तो परिवार की इज्जत बर्बाद नहीं होती। तो कोई कहता कि आगे सोच समझकर कदम उठाना, अपने बेटे में क्या कमी है, दूसरी मिल जाएगी। दोनों की कहानी साथ में शुरू होकर खत्म भी हो गई, पर सलाह देने वाले मुफ्त की सलाह देने से बाज नहीं आए।